बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर है और इसका हम जो इंग्लिश बी का ग्रामर पोर्शन है वो कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था। आज उसी तसलसल को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लेक्चर नंबर 8 की रीडिंग करेंगे आपकी पीटीपी की जो बुक है उससे, और उसके साथ जो आपके नोट्स आपको दिए गए हैं उससे। दोनों स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पीटीपी की बुक से लेटर कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो नोट्स जो इंस्टीट्यूट ने आपको दिए हैं वहाँ से कर रहे हैं। तो दोनों को मैं रीड करवाऊँगा, उसको कुछ वोकेबलरी के जो वर्ड्स होंगे वो आपको मैं अंडरलाइन करवाऊँगा और मीनिंग्स बता दूँगा। उसके बाद हम जो कंप्रीहेंशन है हमारी सॉल्व कंप्रीहेंशन नंबर 8 करेंगे। कंप्रीहेंशन करने के बाद फिर हम, आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था और उसके जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो बनाए थे। ठीक है, अब आगे हम उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स जो हैं वो ओपन कर लें। आपका जो इंग्लिश बी की पीटीपी की बुक है उसका लेटर नंबर 8 जो है वो पेज नंबर 21 पर है। हम पहले इसको रीड आउट करेंगे और उसके बाद फिर नोट्स वाला लेटर रीड आउट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ये लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हर टू स्पेंड हर स्प्रिंग हॉलीडेज विद यू। इसका जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जो इसका लेटर की जो बॉडी होती है वो जो पैटर्न आपको दिया गया है उसी के मुताबिक आप नोट्स वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे और नोट्स आप सब बच्चों के पास मौजूद हैं। तो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। यहाँ डियर साथियों जो लिखा हुआ है, यहाँ आप डियर फ्रेंड करेंगे। डियर फ्रेंड, एग्जामिनेशन लेटर में नेम नहीं लिखा जाता, उसके बाद कॉमा है, फिर उसके बाद यू नो दैट आवर स्प्रिंग हॉलीडेज आर अप्रोचिंग। तुम जानती हो हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं। आई वुड लाइक यू टू स्पेंड दीज हॉलीडेज विद मी। मैं ये चाहूँगी कि आप ये छुट्टियाँ मेरे साथ मनाएं। इन योर लास्ट लेटर, आपके जो आखिरी खत आपने मुझे लिखा था उसमें यू मैंशन टू कम टू मी ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज। आपने इस बात का इजहार किया था कि इन हॉलीडेज में आप मेरे पास आएंगी। नाउ इट इज़ टाइम टू फुलफिल योर प्रॉमिस। तो ये वो वक्त है अपने वादे को पूरा करने का। यहाँ पर ये चीज़ देखें, फुलफिल, FUL फुल, FILL फिल, फुलफिल। ये जो फुलफिल है वर्ड, इसके स्पेलिंग स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो गलत लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पहले LL फुल के साथ डाल देते हैं, कुछ बाद में जो है सिंगल डाल देते हैं। तो करेक्ट स्पेलिंग को ज़रा आप देख लें। वी शैल विजिट आवर कॉमन फ्रेंड्स, विजिट मीन मिलने जाना, एंड डू सम शॉपिंग। हम अपने कॉमन यानी जो हमारे दोनों की जो दोस्त हैं उनसे मिलेंगी, और डू सम शॉपिंग, और कुछ शॉपिंग भी करेंगे, खरीदारी। इन्फॉर्म मी, इन्फॉर्म का मतलब होता है इत्तला देना। इन्फॉर्म मी एज अर्ली एज पॉसिबल अबाउट द एग्जैक्ट डेट ऑफ योर अराइवल। इन्फॉर्म मी एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्द मुमकिन हो सके मुझे इन्फॉर्म करें, बताएं। अबाउट द एग्जैक्ट डेट ऑफ योर अराइवल, आपकी आमद की मुकर्ररा तारीख। सो दैट, ताकि आई मे मेक फर्दर अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली मीन के मुताबिक, ताकि मैं इसके मुताबिक मज़ीद अरेंजमेंट्स में इंतजाम कर सकूँ। विद लव कॉमा आगे योर सिंसियरली, नीचे शादी पंजाब एग्जामिनेशन फॉर्मेट में X.Y.Z. कैपिटल में लिखें। ठीक है, ये आपका लेटर नंबर 8 हो गया पीटीपी की बुक से। अब हम जो नोट्स वाला लेटर है उसको पढ़ लेते हैं। जो आपका नोट्स वाला लेटर है उसमें आप देखें एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद कॉमा है, सिटी, ABC। ये फॉर्मेट आपका हो गया जो तमाम लेटर्स का एक जैसा ही है। उसके बाद है डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त या प्यारी दोस्त। Though our relationship is a perennial bond of intimate relation, yet whenever I get any good news from you, my joys know no bounds. It gives me a heart-winning fragrance. I received your letter yesterday. I am glad to know that you are fine. ये पहला पैराग्राफ जो है इस लेटर का
इंट्रोडक्टरी, वो उसी तरह है जैसे प्रीवियस वन था, तो आपने इसको फॉलो कर लेना है। मैंने इसके मीनिंग्स लास्ट लेक्चर्स में नोट करवा दिए थे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, योर लेटर ब्रॉड, पास्ट टेंस में है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉड। योर लेटर ब्रॉड द न्यूज़ ऑफ अप्रोचिंग स्प्रिंग हॉलीडेज, आने वाली छुट्टियों की, यानी आपके खत से मुझे आने वाली छुट्टियों का पता चला। आई टेक प्राइड इन इन्वाइटिंग यू to spend a few days of the spring holidays with me at my village. I take pride, मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस होता है, to invite you, कि मैं आपको दावत दूँ, to spend a few days of these spring holidays, कि इन गर्मियों की छुट्टियों के कुछ दिन आप मेरे साथ गुजारें, at my village, मेरे गाँव में। You know, my village is situated in the heart of lofty mountains. Lofty mountains का मतलब होता है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो यू नो माई विलेज इज सिचुएटेड, आप जानती हैं कि मेरा गांव वाक़ है, सिचुएटेड मीन वाक़ है, इन द हार्ट ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनके दरमियान। यहाँ पे हार्ट ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स का मतलब दिल भी हो सकता है, वही बात आगे के सेंटर में, दरमियान में। द ग्रीनरी ऑफ दीज माउंटेन इज ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग का मतलब था दिल को लुभाने वाले, जो भीड़ महसूस हो बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं ब्रेथ टेकिंग। तो वो कहते हैं कि इन पहाड़ों की जो सब्ज़ा है इन पहाड़ों का, वो ब्रेथ टेकिंग है, यानी दिल को लुभाने वाला है। द कलरफुल फ्लावर्स ब्लूम हेयर इन अबंडेंस। द कलरफुल रंगदार फ्लावर्स, फूल ब्लूम खिलते हैं, हेयर यहाँ, इन अबंडेंस लातादार, बहुत ज़्यादा तादाद में। दे मेक द होल वैली फ्रेग्रेंट, वो पूरी वादी को जो है खुशबूदार बना देते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी एंड कलर्स, ये रंगों और खूबसूरती की दुनिया है। मतलब मेरा गांव जो है वो रंगों और खूबसूरती की दुनिया है। यहाँ तो मेरा भी दिल कर रहा है जाने को। यकीनन अगर आपकी फ्रेंड ऐसे गांव में रहती हो तो आपका भी दिल करेगा जाने को, और आपको जाना भी चाहिए, लेकिन कोई गिफ्ट वगैरह भी साथ लेकर जाना चाहिए। द सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट आर पर्टिकुलरली फैसिनेटिंग। द सीन ऑफ सनराइज, सूरज निकलने का जो नज़ारा है, और सनसेट और ग़ुरूब होने का, पर्टिकुलरली फैसिनेटिंग, वो बहुत ज़्यादा शानदार होता है। फैसिनेट मीन शानदार। द वाटर ऑफ रनिंग ब्रुक्स इज सो कोल्ड क्लियर एंड फ्रेश, और जो बहते नदियाँ होती हैं उनका जो पानी होता है वो बड़ा ठंडा, साफ और ताज़ा होता है। आई नो योर लव ऑफ ब्यूटी, मैं जो फितरत से आपकी मोहब्बत है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ या जानती हूँ। आई एम श्योर दैट, मुझे ये यकीन है, यू विल लव टू सिट अमंग दीज ब्यूटीफुल थिंग्स। मुझे ये यकीन है कि यू विल लव, कि आप पसंद करेंगी इन खूबसूरत चीज़ों के दरमियान बैठना। योर पोएटिक स्पिरिट, पोएटिक स्पिरिट का मतलब होता है शायराना जज्बा, जो फितरत है आपकी, विल डेफिनेटली कंपेल यू, कंपेल मीन मजबूर करेगी आपको, यू टू राइट समथिंग न्यू फॉर योर फ्रेंड्स, कि आप कुछ नया अपने दोस्तों के लिए लिखें। तो हो सकता है उनकी फ्रेंड जो है शायरा हो, पोइट्री कहती हो, या हो सकता है कोई अच्छी जो है ना पीस ऑफ राइटिंग्स वो लिखती हों जिससे उनके दोस्त पसंद करते हो, तो वो इस हवाले से ये बात कर रही हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू कम टू स्पेंड सम डेज विद मी। बस मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप आएँ कुछ दिन मेरे साथ गुजारने के लिए। इन योर लास्ट लेटर, अपने आखिरी ख़त में, यू प्रॉमिस टू कम टू मी ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज, आपने मेरे साथ ये वादा किया था कि आप इन छुट्टियों में मेरे पास आएंगी। नाउ इट इज़ टाइम टू फुलफिल योर प्रॉमिस, अब ये वक्त है कि आप अपने वादे को पूरा करें। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून एंड हैव अ रियली ग्रेट टाइम, अच्छा वक्त गुजारने के लिए आपका बेचैनी से इंतज़ार करती हूँ। योर सिंसियरली, आपकी सिंसियरली मीन मुखलिस भी हो सकता है, यहाँ पर लविंगली भी लिख सकते हैं आप, और आगे उसी तरह एग्जामिनेशन एंड XYZ लिखकर आपने इसको एंड कर देना है। या आपके जो लेटर्स थे, लेटर नंबर 8 था, उसकी रीडिंग हो गई है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी कम्प्रीहेंशन, जो कि सॉल्ट कम्प्रीहेंशन है। इसको हम करेंगे, सॉल्ट कम्प्रीहेंशन को करेंगे, और आप इसको ओपन करें अपनी बुक को। जी स्टूडेंट्स,
आपकी कंप्रीहेंशन नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं जो सॉल्व वाली है, और ये पेज नंबर 36 आप ओपन करेंगे अपनी ग्रामर बुक का, पीटीपी की पेज नंबर 36। मैं इसकी रीडिंग करता हूँ और मीनिंग्स लिखवाऊंगा, उसके बाद आंसर्स पर जाएंगे हम। The age of steam has yielded place to the age of electricity. Has yielded का मतलब होता है दे दी है, या जैसे होता है ना कि किसी रिप्लेसमेंट जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कि एक की जगह किसी कोई दूसरा ले लेता है, तो उस सेंस में यहाँ पर yielded इस्तेमाल हुआ है। द एज ऑफ स्टीम हैज़ yielded प्लेस टू द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो भाप का दौर था, जैसे स्टीम इंजन चलते थे पहले, भी आप कई दफ़ा इस चीज़ का जिक्र हुआ है और आपने साइंस में भी पढ़ा, उसकी जगह आप किसने ले ली है? आप इलेक्ट्रिसिटी ने ले ली है, यानी बिजली ने। We have harnessed and introduced it into the service of man. इस्तेमाल करना है harnessed का मतलब we have harnessed and introduced it into the service of man. हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है इंसान की खिदमत के लिए। वैसे harness का मतलब लगाम डालना भी होता है, घोड़े को जो लगाम डालते हैं ना, उसको भी बोलते हैं हम harness. The electric telegraph bears our message to and bring us news from all quarter of the world. The electric telegraph, बिजली बरकी तार जो है वो हमारे लिए bears our message, हमारे पैगाम को लेकर जाते हैं, and brings और लाते हैं न्यूज़, खबरें for all quarters of the world, दुनिया के हर कोने से। all quarters mean quarters चौथे हिस्से को कहते हैं, तो हर कोने से, दुनिया के हर कोने से। Who is not familiar with the electric bell? Electric bell से कौन वाकिफ नहीं है? Who has not used telephone? टेलीफोन किसने इस्तेमाल नहीं किया? Who is not enjoying electric light? कौन बिजली की रोशनी से लुत्फानंदोज नहीं हो रहा? Electric motors, wireless, telegraphy, electric railways, electric modes of construction and destruction. ये सारे बिजली के ज़रिए जो चीज़ें चल रही हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स और सारे हमारी कम्युनिकेशन सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के ज़रिए होते हैं। कंस्ट्रक्शन, तामीर एंड डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, तामीर एंड डिस्ट्रक्शन, ख़त्म करना किसी चीज़ को। ऑल अटेस्ट टू द ग्रेट पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तस्दीक करती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा ताकत है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ डेवलप्ड एंड क्रिएटेड मैनी इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट तरक्की देना, एंड क्रिएटेड तामीर करना, बनाना, मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को तामीर किया और तरक्की दी है। इट हैज़ इनेबल्ड मैन टू कंकर लैंड, सी एंड एयर। इट हैज़ इनेबल्ड मैन, इसने इंसान को इस काबिल बनाया है, टू कंकर लैंड, कि वो ज़मीन को फतह करे, सी को, समंदरों को भी, और एयर, हवा को भी। और यही आप देखिए यहाँ प्लेन्स कैसे उड़ रहे हैं हवा में, और ये सारी चीज़ें। अब हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स करते हैं। कंप्रीहेंशन जो हमने पहले की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक पैराग्राफ को कंप्रीहेंड कर लिया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया जाता है, तो उसके बाद फिर उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनके आंसर्स देना ईजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू वी कॉल द प्रेजेंट एज द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कि मौजूदा जो दौर चल रहा है इसको हम एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का दौर क्यों कहते हैं? एज का मतलब वैसे उम्र भी होता है और दौर भी, हम यहाँ पर दौर के सेंस में लेंगे, इरा। तो इसका आंसर है, वी कॉल द प्रेजेंट एज द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती हैं, इसलिए हम प्रेजेंट एज को एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्वेश्चन 2 है, विच एज हैज यील्डेड प्लेस टू द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कि विच एज, किस दौर में, यील्डेड प्लेस, किस दौर ने इलेक्ट्रिसिटी को अपनी जगह दी है, मतलब। तो द स्टीम एज हैज यील्डेड प्लेस टू द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने जो वेरी फर्स्ट लाइन इस पैराग्राफ में पढ़ी थी वो इसका आंसर है कि स्टीम जो भाप का दौर था उसने इलेक्ट्रिसिटी बरकी दौर को जो है वो जगह दी है। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वो है, हाउ डू वी सेंड एंड रिसीव मैसेजेस? हाउ डू, कैसे भेजते हैं,
सेंड कैसे भेजते हैं, रिसीव और कैसे वसूल करते हैं मैसेजेस, पैगाम। तो वी यूज़ टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड वायरलेस टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। ये तमाम चीज़ें हम यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन भी इसमें आ जाते हैं। टेलीग्राफ जो पुराना एक निज़ाम था पैगाम भेजने का, फिर उसके बाद टेलीफोन आया, फिर मोबाइल फ़ोन्स आ गए। ये सारी चीज़ें देखें इसमें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं मैसेजेस को भेजने और रिसीव करने के लिए। स्टेट सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कुछ अहम इस्तेमालात बताएं तो आप बताएंगे रेलवेज, फैक्ट्रीज एंड मिल्स वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तमाम चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वर्क करती हैं। फिर लोगों को रोज़गार भी मिलता है, और ब्रॉड सेंस में आप देखें तो कितना बड़ा आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फ्लोर इंडस्ट्री और इस तरह की जो आपकी ये जितने भी आप फास्ट फूड्स इंडस्ट्री, ये सारी उसी की बिहाव पर चलती है। 5 है, व्हाट डू यू थिंक इन द फ्यूचर ऑफ इज़ द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में आपकी क्या राय है। तो उसका आंसर है इलेक्ट्रिसिटी प्रोमिसेस अ ब्राइट फ्यूचर फॉर मैनकाइंड। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंसान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। तो ये आपके एक कम्प्रीहेंशन आज के लेक्चर में हो गई है, एक आपका जो है वो लेक्चर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो आपका है वो है टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको याद होगा बेटा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हमने लास्ट टाइम इसको बनाने का और इसको आइडेंटिफाई करने का ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू तरीका पढ़ा था। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हम जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू करते हैं, तो पहले हम उर्दू में देखते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इस ज़माने में, जो उर्दू में सेंटेंस बनता है उसका जो वर्ब है वो किस तरह हम यूज़ करते हैं और कैसे वो वर्ब इस्तेमाल करते हुए फ़िक्रा कंप्लीट होता है। फिर उसको इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं, और वो वर्ब जो है जो इंग्लिश में हम जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं उसकी कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, और अगर इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है तो वो किस तरह इस्तेमाल होता है, हैज़ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, हैव कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें हमने की थी। आज जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा रिलेट करता है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आप पेज नंबर अगर 80 को ओपन करें तो पेज नंबर 80 में आपको याद होगा मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस करवाए थे जो सॉल्व थे पहले, और फिर उसकी एक्सरसाइज करवाई थी आपको जिसमें सेंटेंस नंबर 1 था क्लॉक 4 बजा चुका है, उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। और मैंने ये आपको साइन किया था कुछ सेंटेंस, 2-3 सेंटेंस करवाने के बाद फिर मैंने आपको ये साइन किया था कि आप जो ये है इसको असाइनमेंट के तौर पर घर करेंगे, और अगर कोई एक आध सेंटेंस या 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस आपको ना आए तो आप उन सेंटेंस को छोड़ देंगे और किसी भी तरीके से व्हाट्सएप पर या उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। और उस दिन मैंने आपको जो लेक्चर नंबर 5 दिया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हैज़ और हैव जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके बाद सिर्फ नॉट का एडिशन कर देते हैं, तो सेंटेंस जो है इंग्लिश में नेगेटिव बन जाता है। जैसे मैं एक फिक्रा बोलता हूँ आई हैव रिटन अ लेटर, तो आई हैव रिटन अ लेटर। अब मैं इसको नेगेटिव बनाना चाहता हूँ, या मेरे पास ये सेंटेंस नेगेटिव में आया जिसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि मैं खत नहीं लिख चुका हूँ या मैंने खत नहीं लिख लिया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसमें आई हैव नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं क्या लगाऊंगा, मैं नॉट लगा दूंगा, तो मेरा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा।
और ये वही फॉर्मेट है जो आपने इससे पहले प्रीवियस जितने भी टेंस आपने किए हैं, इंडेफिनिट टेंसेस, कंटिन्यूस टेंसेस, उनमें भी आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, यहाँ पर भी वही तरीका है नॉट लगाने का। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि आगे हम जब जाएंगे तो इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आएंगे, तो हम उसका पैटर्न अभी सीख लेते हैं, फिर हमारी आगे प्रैक्टिस होगी। कुछ सेंटेंस मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, कुछ फिर आपने उसको सेल्फ असाइनमेंट के तौर पर करना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, और ये नॉट तो जाहिर है नहीं लगेगा इंट्रोगेटिव में, तो कैसे बनेगा फिक्रा? हैव आई ये बन जाएगा हैव आई रिटन अ लेटर। अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव को पूछे या आ जाए कि मैंने खत नहीं लिखा है, तो वो किस तरह, वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव फिक्र कैसे है? हैव आई नॉट रिटन अ लेटर एंड में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह एक जो टेंस है, अच्छा जितने भी परफेक्ट टेंसेस होंगे, जैसे आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये रूल्स हैं। इसी तरह डेफिनेटली आगे आने वाले लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस भी करेंगे, और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी करेंगे। तो आपने एक चीज जहन में रखनी है कि उनके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने का स्टाइल भी यही है कि उनके जो हेल्पिंग वर्ब होंगे टेंस के, देखिए परफेक्ट टेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उनमें फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड ही लगनी है। चेंज कहां पर होगी? हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगी। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस थर्ड फॉर्म है। पास्ट के जब हेल्पिंग वर्ब पे, अब हम पास्ट पर जाएंगे तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का स्टाइल यही होगा जो मैंने आपको यहाँ समझाया है। और इसी तरह जब हम अगले स्टेप में उन टेंसेस को करेंगे तो मैं दोबारा भी इनको रिवाइज करूंगा, लेकिन ये चीजें ऐसी होती हैं, इनको कॉमन सेंस से बेटा किया करें, और प्रैक्टिस तब किया करें जब आपको रूल्स आते हों। ये नहीं कि आप हेल्प बुक या कोई ग्रामर बुक खोल के उसके अंदर से सॉल्व सेंटेंसेस को जल्दी जल्दी करना शुरू कर दें, और आपकी जो पीटीपी की ग्रामर बुक के अंदर जो प्रैक्टिस दी हुई है उसको मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी सेंटेंस की वोकैबुलरी आपको प्रॉब्लम करे, लेकिन एटलीस्ट उसके रूल्स आपको टेंस के आने चाहिए, फिर आप टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे नंबर 81 पर आपके हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो सॉल्व है पहले उनको देखते हैं हम, उसके बाद जो अनसॉल्व है वो वाली एक्सरसाइज देखेंगे। उसने किताब नहीं फाड़ी है, तो फाड़ने की इंग्लिश क्या होती है? टीयर। तो परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म टॉर्न। He has not torn the book. नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह आगे है, उन्होंने हमारा इंतजार नहीं किया है। They have not waited for us. इसी तरह आगे अगर आप चलते जाएं तो ये आपके जो सेंटेंसेस हैं सॉल्व, ये 15 सेंटेंसेस हैं जो आप ग्रामर बुक पेज नंबर 81 पर खुद से जो है करेंगे। उसके बाद आगे आपका नेक्स्ट जो सेंटेंस आ जाता है वो आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 82 पर, जो कि अनसॉल्व है, और इसकी वोकैबुलरी नीचे लिखी हुई है। यानी जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं, वो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो या वर्ब हो, अगर वो मुश्किल हो तो उसकी वोकैबुलरी नीचे लिखी हुई होती है, आप वहां से हेल्प लेकर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो कुछ सेंटेंस जो हैं इब्तदाई, मैं आपको वो सॉल्व करके बोर्ड पर दिखाता हूँ, और जो सेंटेंस फिर आपने बाद में करने हैं लेक्चर के बाद, जब मैं आपको असाइन करूंगा डायरी, तो उनमें फिर आपने बाकी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की जो एक्सरसाइज है उसमें पहला सेंटेंस जो आपका है वो है, उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है। They have not searched for the lost child.
दे हैव नॉट सर्च्ड फॉर द लॉस्ट चाइल्ड। ये उसकी इंग्लिश होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपने मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की है। यू हैव नॉट एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन। यू हैव नॉट एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन। इसी तरह जो थर्ड सेंटेंस है वो है अदालत ने मुल्ज़िम की दरख्वास्त पर गौर नहीं किया है। The court has not considered the appeal of the accused. The court has not considered the appeal of the accused. देखें सब में हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं। थर्ड फॉर्म वर्ब, थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव सिंगुलर हैज, यू दे वी आई के साथ हैव। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है उसने अपनी बीवी पर एतमाद नहीं किया है। He has not trusted his wife. He has not trusted his wife. Helping verb, main verb। तो ये आपने देखा कि हमने इस तरह सेंटेंसेस बनाए, और ये जो आपका एक्सरसाइज है आपकी नेगेटिव सेंटेंसेस की, ये एक्सरसाइज अब मैं आपको डायरी असाइन करूँगा। आपने ये डायरी करनी है और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इंट्रोगेटिव और नेक्स्ट उस पर जाएंगे। डायरी नोट कर लें। जी, लेटर और कंप्रीहेंशन को आप अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न यानी कि लेटर को लर्न करेंगे, और जो परफेक्ट टेंसेस है इसकी एक्सरसाइज की नेगेटिव सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करेंगे। ये आपकी डायरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में 7th लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।